नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज नालंदा से करते हैं, जहां नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की पंच पहाड़ियों में इस साल 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक भव्य राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा, यातायात, मंच, लाइट और साउंड सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में पार्श्व गायिका भव्य पंडित, सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर और प्लेबैक सिंगर सलमान अली अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगे। आपको बता दें कि राजगीर महोत्सव में देश प्रदेश से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इस साल भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। पंच पहाड़ियों के वादियों में संगीत, संस्कृति और लोक कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि महोत्सव को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो। उधर नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा पुलिस जिले में प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने आधी रात सिविल ड्रेस में औचक निरीक्षण कर पुलिसिंग की पोल खोल दी। मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे निजी वाहन से निकली प्रभारी एसपी सबसे पहले पटखोली थाना पहुंची, जहां संतरी और ओडी अधिकारी ड्यूटी पर मुस्तैद मिले। ड्यूटी में सतर्कता देखकर एसपी ने उनकी सराहना की। इसके बाद नगर थाना बगहा पहुंचने पर ओडी ड्यूटी में लापरवाही सामने आई, जिस पर एसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों को बड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी। खास बात यह रही कि शहर से लापता बच्ची की बरामदगी के बाद प्रभारी एसपी ने स्वयं पीड़िता से मुलाकात कर बयान दर्ज किया है। प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने स्पष्ट किया कि ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाही पर कार्रवाई तय है। शहर में किस तरह की गश्ती चल रही है या फिर थाने में किस तरह का क्रियाकलाप है, उसका मैं सिविल में औचक थोड़ी सी जांच करूं। लेकिन मुझे तो लगा कि कई पदाधिकारी मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन 10-15 दिनों में कई बार ऐसा होता है कि सारे पदाधिकारी अपने एसपी को पहचान भी नहीं पाते हैं। लेकिन 10-15 दिन हुए होंगे मुझे करीब यहाँ पर प्रभार लिए हुए। हमारे ओडी में जो हमारे ऑफिसर तैनात हैं दिनेश मेहरा, मुझे अच्छा लगा ये वर्दी में अपने ओडी ड्यूटी में पाए गए और साथ ही ये अपने कांड के अनुसंधान संबंधित कार्य कर रहे थे। अच्छा लगा। पता चला कि अभी थाने में हमारे एक लड़की की गुमशुदगी का भी जो केस है वो भी दर्ज था, जिसमें कि लड़की बरामद हो गई है, तो मैंने बयान भी ले लिया है। तो अच्छा रहा और मुझे लगता है कि हमारे सभी पदाधिकारी इस तरह से चुस्त दुरुस्त अगर रहेंगे, मैं इन्हें इनकी ड्यूटी में तैनात पाने पर मैं इन्हें एक सुसेवांक से भी पुरस्कृत करूंगी। उधर सिवान के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 सगे चचेरे भाइयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हथियारों से हुए हमले में राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बीच बचाव में आई आशा देवी का हाथ टूट गया। पीड़िता आशा देवी ने थाने में आवेदन देकर 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। आरोप है कि लाठी, डंडा और फरसा से हमला किया गया। राहुल को सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद पहले सिवान और फिर पटना रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद को मजबूत करने के लिए औरंगाबाद पुलिस ने अहम पहल की है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बुधवार को नगर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जनता दरबार में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी अमरीश राहुल ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान थाने स्तर पर ही करना है। उनको बताया कि जिले के सभी थानों में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। ये बिहार सरकार की एक नई पहल है, जिसमें सभी जिले में वरीय पदाधिकारी को थाना पर जाकर लोगों से मिलने के लिए जनता दरबार लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इससे जो पुलिस के भी वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे जनता के बीच और ज़्यादा संपर्क बढ़ता है। जो दूर पर नहीं आ पाते हैं, जो आपके कार्यालय में नहीं आ पाते हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो ये बिहार सरकार की एक नई पहल है, जिसके आलोक में आज टाउन थाने में जनता दरबार लगाया गया था। लगभग 30 से 35 लोग आज आकर मेरे सामने अपनी बात रखे हैं और
कईयों का तो निष्पादन अभी तुरंत हो गया है, अन्य का जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमने प्रॉमिस किया है उन सभी को, आश्वासन दिया है कि जल्द ही जल्द उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। ये सप्ताह में न्यूनतम 2 दिन करना है, तो इसका विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार भी हम लोग करा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। आज था टाउन थाने में था, अब इस सप्ताह में शनिवार को फिर अगले अगले सप्ताह बुधवार को किसी और थाने में होगा। हाँ, जमीन का विवाद का मामला है, उसका भी निपटारा जो है शनिवार जनता दरबार में कराया जाता है। तो इस संबंध में जो भी कागज है, जैसे भी कागज है, जो भी इसमें विधि पूर्वक जो भी काम किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, वो हम लोग करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गयाजी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने व्यापार परिसर में बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों के साथ फोटो सेशन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय मंथन 2025 कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। कार्यशाला के दौरान विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गयाजी दौरे के दौरान महाबोधि मंदिर भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन और पूजा की। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय BNMU मधेपुरा के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग द्वारा DNA 2 डाटा विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों शोधार्थी, शिक्षक और विषय विशेषज्ञ ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का शुभारंभ बायोकार्ट इंडिया बेंगलुरु लिमिटेड द्वारा DNA सीक्वेंसिंग पर आधारित विशेष प्रशिक्षण सत्र के साथ किया गया है। कंपनी के विशेषज्ञ देवांगु दास ने DNA सीक्वेंसिंग की आधुनिक तकनीकों, उनकी कार्यप्रणाली और जैविक अनुसंधान में उपयोगिता की विस्तृत जानकारी दी। दूसरे सत्र में जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र श्रीवास्तव ने PCR तकनीक का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि PCR तकनीक जैविक अनुसंधान, रोग निदान, जीनोमिक अध्ययन और फॉरेंसिक विज्ञान में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं तीसरे सत्र में .AV1 सीक्वेंसिंग तकनीक पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रतिभागियों को विभिन्न बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के माध्यम से DNA डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षुओं को फास्टा फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आधारित ऑन हैंड प्रशिक्षण भी दिया गया। जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्यशाला पूरी तरह स्किल बेस्ड और जॉब ओरिएंटेड है। ऑफलाइन मोड में 28 प्रतिभागी, जबकि ऑनलाइन माध्यम से 156 प्रतिभागी देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ रहे हैं। आपका वर्कशॉप चल रहा है, ये ऑन हैंड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया में है और ये बहुत जॉब ओरिएंटेड है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ये प्रोग्राम है। और अभी जो वर्कशॉप हो रहा है ये बेंगलोर बेस्ड जीनोमिक्स की एक कंपनी है, बायोकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनके कोलैबोरेशन से है और संभवतः ये बिहार का पहला वर्कशॉप हो रहा है जो कि एकेडमिया इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा प्रायोजित है। और इससे जो भी लड़के हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस स्किल डेवलपमेंट पे है, तो बेसिक्स जो भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के होंगे या मॉलिकुलर जेनेटिक्स में फील्ड में रिसर्च कर रहे होंगे या DNA से संबंधित जिनकी रिसर्च हो रही होगी, उनके स्किल डेवलपमेंट में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। कितने शोधार्थी या फिर कितने पार्टिसिपेंट? ऑफलाइन में मैंने 40 सीट एडवर्टाइज किया था क्योंकि मेरे पास 40 की ही अवेलेबिलिटी थी और इसके जो केमिकल्स होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं, तो मैंने 40 सीट दिया था जिसमें 28 जो ऑफलाइन में है स्टूडेंट वो इनरोल हैं और 156 ऑनलाइन में आपके इनरोल हैं। ऑनलाइन में आपको केरला टू उत्तराखंड, वो 1-2 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां से कि पार्टिसिपेंट्स इसमें नहीं जुड़े हैं, बाकी लगभग इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं वहां से पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन इसका लाभ ले रहे हैं। बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के मलहचक मोड़ पर स्थित राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय के नाबालिग छात्राओं ने अपने प्रधानाध्यापक संजय कुमार पर छेड़खानी, प्राइवेट पार्ट छूने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद इस घटना की जानकारी छात्राओं के द्वारा अपने परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों ने विद्यालय पहुंचकर जमकर बवाल काटा।
वहीं इस घटना की सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर हंगामे कर रही है। परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और परिजन और छात्राएं समेत सभी की थाना लाया गया। परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन देकर नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने बताया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक संजय कुमार के द्वारा अक्सर छेड़छाड़ छात्राओं के साथ किया जाता है और विरोध करने पर काफी डराया धमकाया जाता है। आज कुछ ज्यादा ही उनके द्वारा गलत हरकतें की गई, जिसका कई लड़कियों ने खुलकर प्रधानाध्यापक का विरोध किया और सभी लोगों ने अपने अपने परिजनों को जाकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन काफी आक्रोशित हो गए। वहीं इस मामले में नगर थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि छात्राओं ने परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन दिया है, जिस पर केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद प्रधानाध्यापक संजय कुमार अपने विद्यालय से फरार हो गए। इधर नालंदा जिले के कराय परशुराय थाना क्षेत्र के गलीमपुर गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान गालिमपुर निवासी मुन्नी देवी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या मुन्नी देवी के बेटे ने ही की है। एएसपी कुमारी शैलजा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आज दिनांक 17/12/25 को कराय थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसी के सत्यापन हेतु जब कराय थाना यहां पहुंची तो मृतका की पहचान मुन्नी देवी उम्र करीब 45 वर्ष ग्राम गालिमपुर के रूप में हुई और सूचना का सत्यापन के उपरांत पता चला कि उनके नाबालिग पुत्र उम्र करीब 17 वर्ष के द्वारा उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को सूचना दी गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। धन्यवाद। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मुजफ्फरपुर में कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान अमरजीत राम की आत्महत्या को सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में लोग भूख और कर्ज के कारण जान दे रहे हैं तो यह सरकार के लिए बड़ा सवाल है। राजेश राम ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्ज के दबाव में कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार को ऐसी कंपनियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई निराधार है। बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस मामले में ईडी को फटकार लगाई है, जिससे बीजेपी एक्सपोज हो गई। राजेश राम ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर आज आयकर गोलंबर में से बीजेपी कार्यालय तक कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। नालंदा में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, प्लास से कान नोचा गया, उस पर गर्म पानी छिड़का गया और बहुत सारे उसके साथ अत्याचार किया गया, उसकी हत्या हुई। तो अब तक कांग्रेस ने इस पर क्या कहा? आज ही मेरा प्रोग्राम था वहां जाने का, क्योंकि जब वहां से मैं चला 5 तारीख का ये घटना है और आज हमें चूंकि आंदोलन हो गई तो मैं कल वहां जाऊंगा और मेरी तैयारी हो चुकी थी। इसमें हमारे वहां के स्थानीय उम्मीदवार जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन भी हैं, वो हम लोग दोनों मिलके बहुत जल्दी जा रहे हैं। 5 तारीख की घटना आज 15 बिल्कुल उसका जवाब मैं दे दिया। हम लोग अपने स्तर से ऊपर भी हम लोग प्रोटेस्ट किया था, लोगों से बात किया था, लेकिन चूंकि ये नवादा की घटना थी, फिर यहाँ के निवासी थे, इसलिए हमें वहाँ जाने में विलम्ब होने का एक ही कारण है कि हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों में दिल्ली के रैलियों में व्यस्त थे, इसके कारण। लेकिन ये जो घटना है ये इस तरह से घटना निंदनीय है और हम समझते हैं कि संप्रदायवाद का कोई जो है जगह नहीं है, संविधान का विरोधी काम हुआ है, इसलिए हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने को पर कहा इसकी निंदा होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अब बिहार के लोग पछता रहे होंगे कि उन्होंने नीतीश कुमार को वोट क्यों दिया, जिन्हें भाजपा और आरएसएस का समर्थन मिल रहा है। सब जानते हैं कि आरएसएस का एजेंडा क्या है। यह हमारे देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। It has to be condemned how a chief minister can behave at a function like this. Now people of Bihar will regret why they voted for Mr. Nitish Kumar, who is being supported by BJP, RSS. Everyone knows what is the agenda of RSS.
It is a divisive, sectarian, communal, fascist agenda, and they want to polarize people and pit one religion against another. This is what is happening, and this is against the very spirit of the constitution of our country. तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।